हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, जो केवीएस का आप लोगों का पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, तो उसके जो फर्स्ट पार्ट है आंसर की से रिलेटेड, तो आंसर की फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके डाल चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उनकी जो आंसर की है उसको लेकर, जो आंसर्स है उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ से आप चेक कर लेना कि भाई आपके जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। और ये आंसर की है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, और जैसे ही आपके जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए तो देखिए, आज सभी को पता है कि भाई ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, तो पेपर तो किसी के पास नहीं है, तो जैसा भी जिसको जितना भी याद था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वे आगे पीछे इस तरह से और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख के मैंने आपको बताया है, तो आप इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, और आज हम स्टार्ट करेंगे 47th क्वेश्चन से। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन आ रखा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये आपका किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका पीटर पीटर एफ डरकर, ठीक है। उसके बाद था हमारा एक क्वेश्चन था ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ द एशिया। अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें जो ओल्डेस्ट है, तो वो इसका राइट आंसर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट था अभी कंज्यूमर डे आपको बताना था, तो 15 मार्च को कंज्यूमर डे है, वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद था कि एक क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम कौन सा अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं एक तरह से, तो उसके अंदर था बेसिकली भी बैलेंस शीट। बेसिकली हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को हमारी बैलेंस शीट ही शो करती है, तो राइट आंसर होगा हमारा बैलेंस शीट। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन था आपका नीड हियरार्की थ्योरी किसने दी थी, तो भी आप सभी को पता है अब्राहम मास्लो ने नीड हियरार्की थ्योरी दी थी। उसके बाद है एक्स एंड वाई थ्योरी, ये आपका एम एम एमसी ग्रेगर, ठीक है, मैक ग्रेगर एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। एमसी ग्रेगर ने ये क्या दी थी, ये जो थ्योरी आपकी दी थी एक्स एंड वाई की। उसके बाद था कि जो कर्ता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो कर्ता रहेगा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो आपकी कैसी रहती है, तो इसका राइट आंसर है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पूछ रखा था, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका इबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको लेना है, और नीचे आपको जो इंटरेस्ट ऑन डेट है वो आपका आ जाएगा। तो नीचे चार ऑप्शन थे, तो भी चारों में तो आपका नीचे तो सेम था, तो ऊपर ही आपका अलग अलग था कि भी इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टेस्ट आएगी, नेट प्रॉफिट वहाँ पे एक तरह से गिवन था, तो ये आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि भी जो IRR मेथड है वो हम किस में यूज करते हैं, तो ये IR मेथड आपका होगा कैपिटल बस्टिंग के अंदर यूज आपका। उसके बाद था मैनेजरियल ग्रिड, ये आपका किसने दिया था, तो देखिए मैनेजरियल ग्रिड है जो आपका ब्लैक एंड मोटेन ने आपका दिया था, ठीक है। माउंटेन ने इसको दिया था मैनेजरियल ग्रिड को। उसके बाद था आपका मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, तो मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ आपका, तो राइट आंसर होगा ये। उसके बाद है कि भी हमारी एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरह से था कि भी अगर इनफ वर्किंग कैपिटल है तो वो किसको शो करती है, वो एक्टिविटी को शो करेगी, रेशो को, या लिक्विडिटी बताएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भी ये आपका क्या बताएगा, लिक्विडिटी को बताएगा। इसी के साथ ही एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना था, जिससे ये न्यूमेरिकल आपका गिवन था। तो स्टॉक टर्नओवर या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो वहाँ पे जो उसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद था एक फंक्शनल स्कोप करके था कि भी आई थिंक जो क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही था कि भी किसका स्कोप सबसे बड़ा है। तो देखिए, जहाँ जो 4 ऑप्शन आपके गिवन थे तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉमर्स है, तो कॉमर्स का स्कोप आपका क्या बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि भी अगर किसी क्वेश्चन को में आपको डाउट लगता है कि भी जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ और आपको लगता है नहीं कि भी इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और आप रीजन भी दे सकते हो कि भी आप के अकॉर्डिंग जो आंसर है वह आंसर कौन सा और क्यों है, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों का आगे पीछे भी हो सकता है, जब आंसर की आएगी तो उसमें मे भी हो सकता है कि भी जो आंसर मैं अभी आपको बता रही हूँ तो किसी एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि भाई अब जो आपके फाइनल आंसर क्या है उसमें आपको चेंज मिले आंसर में, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बाद में ये भी ऐसा मत सोचना कि भाई मैम आपने तो गलत करा दिया, ये करा दिया, लेकिन अभी के लिए जो अकॉर्डिंग टू मी जो भी आपके आंसर बन सकते हैं, ठीक है, तो वे मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक क्वेश्चन था आपका डीवीडी, तो डीवीडी था आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, तो एक आपका ये जर्नल पेपर की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ से रखा था आपका साहित्य अकादमी अकादमी अवार्ड था 2023 था, या आई थिंक 2022 था। यहाँ पे ये किसको मिला, ये 2022 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये राइटिंग के टाइम आई थिंक मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 2022 होगा, तो ये मिला था आपका M राजेंद्रन को, ठीक है। उसके बाद है भी एक क्वेश्चन था आपका कि भी जो सेलिंग है,
सेलिंग है वो मार्केटिंग का पार्ट है या फिर मार्केटिंग सेलिंग का पार्ट है, कुछ इस तरह से था। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, मार्केटिंग के अंदर ही हमारा जो सेलिंग है वो भी आएगा। तो सेल्स या फिर हम बोल सकते हैं सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए आपका 60 जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद था आपसे पूछ रखा था कि भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एक्ट कौन सा है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 है। इसी के साथ ही एक था आपका कि भी आपको 4 ऑप्शन गिवन थे और पूछ रखा था कि भी इसमें से कौन सा आपका क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। तो हम सभी को पता भी हॉलमार्क भी है, एगमार्क भी है, एक और ऑप्शन था थर्ड था, लेकिन इकोमार्क आई थिंक कोई इस तरह का कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर द फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, तो ये आपके हेनरी फ्योल। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द लेजर। तो हमें सभी को पता है कि भी जहाँ पे लेजर हमारा खत्म होगा वहां से हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो भाई लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 69 क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। भाई जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग हम इसको बोलते हैं। तो पोस्टिंग आपका ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका मैक्सिमम मेंबर इन प्राइवेट कंपनी आपके 200 है, और मिनिमम मेंबर इन पब्लिक कंपनी में मिनिमम की अगर मैं बात करती हूँ तो सॉरी ये पब्लिक कंपनी में तो आपके मिनिमम ये यहाँ पे सॉरी ये या तो यहाँ पे प्राइवेट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट होगा, या तो अभी मुझे भी डाउट है, यहाँ पे प्राइवेट होगा तो आपके मिनिमम आ जाएंगे 2। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करती हूँ तो यहाँ ध्यान से सुनना, मैक्सिमम मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी के अंदर 200, और जो मिनिमम होंगे प्राइवेट के अंदर 2। ठीक है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे ना तो पब्लिक के अंदर आपके मिनिमम 7 होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, पब्लिक के अंदर आपके 7 होंगे। ठीक है, तो ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट के चक्कर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, प्राइवेट कंपनी में आपके मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपके 7 चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके प्राइवेट में हमारे क्या है, मैक्सिमम 200 है, और पब्लिक में हमारे अनलिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं बाद में ठीक करा दूंगी आपको। इसके बाद है डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, तो ये आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर मिनिमम नंबर मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपके कितने मेंबर चाहिए, 10 आपके मेंबर चाहिए। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन था आपका एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज, तो इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। जब हमारा जो करंट एसेट्स है, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी जब हम करंट एसेट्स में से अगर माइनस करते हैं हम करंट लाइबिलिटी, तो हमारा निकल के आता है नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, करंट एसेट्स की, या मैं बात करती हूँ टोटल करंट एसेट्स की, तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल। जब हम सिर्फ टोटल करंट एसेट की बात करेंगे तो वो होगा हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब हम करंट एसेट्स में से हमारी जो करंट लाइबिलिटीज उसको माइनस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा निकल के आएगा आंसर। ठीक है, फिर था एक डेफिनेशन थी, तो आप है ना मुझे एक बार डेफिनेशन अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शायद यहाँ पे राइट आंसर दे पाऊंगी। लेकिन जहाँ जितना मुझे थोड़े सा आइडिया है, तो आई थिंक जो डेफिनेशन थी वो आपका जस्टिस, कुछ जस्टिस के अकॉर्डिंग आपके आई थिंक वो डेफिनेशन थी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन आपने डेफिनेशन नहीं दी, किसी ने भी डेफिनेशन कंप्लीट किया थी। ठीक है, तो अगर किसी को डेफिनेशन याद हो तो एक बार डेफिनेशन देना कमेंट सेक्शन में, फिर उससे और अच्छे से इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट में रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट आपका नॉट थिंकर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो भाई आपका जो थिंकर है मैनेजमेंट का, तो जो कार्ल मार्क्स था वो आपका थिंकर नहीं था। उसके बाद था नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वालिटी सर्कल। तो मेरे अकॉर्डिंग भी क्वालिटी सर्कल है उसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भी लार्ज साइज होना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी सर्कल की अगर बात करते हैं वहाँ पे 10-12 ग्रुप का ग्रुप होगा, 10-12 पीपल होंगे, पर्सन होंगे, और उनका एक ग्रुप होगा। ठीक है, जो कि क्वालिटी एक तरह से चेक करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लार्ज साइज। ठीक है, और जो फाइनल आंसर की आएगी तो तब पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेगुलेटरी बॉडी गवर्निंग द फाइनेंशियल मार्केट को कौन भी रेगुलेट करता है, तो इसका राइट आंसर आपका सेबी है। फिर हमारा एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि भी वन मैन कंट्रोल, ये बात बोली गई थी, ये किसके द्वारा गिवन थी, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपका WR बेसेट ने इसको बोला है। ठीक है, तो ये इसकी आपकी गिवन है। इसके बाद था वर्ल्ड बैंक ऑपरेशन। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1994 में, लेकिन जो इसका अगर फर्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये आपका 1946 बनेगा। ठीक है, और उस टाइम ये आपका बेसिकली IBRD के नाम से ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये आपका जो कॉमन पेपर है, जो जर्नल पेपर है उसके अंदर से था कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भी डिसलेक्सिया है, ये हमारी है अनएबिलिटी टू लर्न, कि भी जब हमें पढ़ने में बेसिकली रीड करना होता है तो ज़्यादा रहता,
इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे रीड नहीं है तो हम इसको फिर लर्न नहीं लेंगे, ठीक है। तो लर्न जब हम सुनने में हमें कोई सॉरी हमें सीखने में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी हमारा डिसलेक्सिया कहलाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन था आपका, हिंदी से राम घोड़े से गिर गया, तो इसके अंदर आपका बेसिकली अपादान कारक है। फिर एक क्वेश्चन था हमारा, नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आपका एक एक्ट गिवन था, उसमें से आपके 4 ऑप्शन थे और फिर पूछा गया था कि भाई इसमें से इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो देखिए मुझे आप एक बार 4 ऑप्शन बताना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी ऑप्शन नहीं पता और आप लोगों ने मुझे ऑप्शन भी नहीं बताए। तो जस्ट ये बोला कि भाई क्वेश्चन था नॉट ऑब्जेक्टिव द कॉम्पिटिशन एक्ट, तो भाई वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि भाई हमारा कौन सा ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर किसी बच्चे को याद हो कि भाई ये क्वेश्चन क्या था कंप्लीट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये इस तरह से टोटल आपके 82 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो अभी वैसे तो अभी भी कुछ बच्चे देखिए ऑलमोस्ट, जो आपका अगर मैं कॉमर्स पार्ट की बात करती हूँ तो कॉमर्स के तो मैंने ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो नियर अबाउट आपके 70 क्वेश्चन तो मैंने कॉमर्स के करा ही दिए होंगे। अगर इसमें से मैं 30 तो खैर ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो 82 में से, हाँ 82 क्वेश्चन मैंने टोटल आप लोगों को कराए, उसमें से 70 के करीब आपके कॉमर्स के हैं और 10 क्वेश्चन आई थिंक मैंने जो कॉमन पेपर है वहाँ से उठा लिए। तो अभी भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो भाई अगर आपको याद हो इन क्वेश्चंस के अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वे बाकी के जो क्वेश्चन आपके उनकी आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ इतने क्वेश्चन आए हैं और जितने आए हैं, और ये भी आप लोगों ने बताया कमेंट सेक्शन के थ्रू, आपने बताया है कि भाई ये आपके क्वेश्चन है। तो अभी भी अगर किसी को कोई याद हो, लेकिन याद ये ध्यान से देख लेना कि भाई ये आपके जो टोटल 82 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं, जो फर्स्ट पार्ट भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज ये आपका सेकेंड पार्ट है, तो दोनों पार्ट को मिला के आपके 82 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर और है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उनकी आंसर की को लेकर भी या उनके आंसर्स को लेकर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और अब हमारा जो टारगेट रहेगा, अब हम जो तैयारी स्टार्ट करेंगे वो अब हमारी HPSC की तैयारी हम स्टार्ट करेंगे, और जल्दी हम इसकी तैयारी उसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी HPSC का भी क्या पता कभी भी किसी भी टाइम में भी हो सकता है कि भाई आपका एग्जाम डेट को लेकर नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर ऐसा ना हो कि जैसा BKV में हमें बिल्कुल कम टाइम मिला और फिर हमें बाद में यही बोलना पड़े कि भाई नहीं HPSC के लिए भी हमें टाइम नहीं मिला। तो इसलिए अपनी तैयारी उसको बिल्कुल मत छोड़िए और करते रहिए, और जैसे ही डेट आएगी फिर उस टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हम अपना रिविजन स्टार्ट करें, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना कॉमर्स स्टूडेंट को चैनल के साथ जोड़िए, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि फिर बाद में बच्चे यही बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला, हमें लेट पता चला। जैसे अगर मैं अभी KV की बात करती हूँ तो KVS के काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको काफ़ी लेट पता चला चैनल के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों के थ्रू ही हो सकता है, अभी जितना आप शेयर करोगे तो उतना ही बच्चों को जल्दी से पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।